सिंध की बात करेंगे। सिंध भी कोरोना वबा के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर आ गया और 16 मई से सूबे में 40 साल से कम उम्र अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोह ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कराची के एक्सपो सेंटर में सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि NCOC ने यकीन दहानी कराई है कि 70 मिलियन लोगों के लिए वैक्सीन दिसंबर तक दस्तयाब होगी। हाँ जी, और कोवैक्स वैक्सीन भी आने की उम्मीद है उनको, और उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन का जवाब मौसूल ना होने पर भी किसी भी मरकज़ में जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज किया, आपको जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी आप जा सकते हैं और आप खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। नाम डेटा सिस्टम में फिर भी शामिल कर दिया जाएगा। ज़रा पिचोह का कहना है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सरकारी सतह पर वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सिंध ने विफाक से मुआवनत दरख्वास्त की है। मुआवनत की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि हम विफाकी हुकूमत को रकम देने के लिए तैयार हैं ताकि वो मुकर्ररा कीमतों पर वैक्सीन ख़रीदें और उन्हें सिंध को फ्राहम करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने कहा है कि महकमा सेहत को हिदायत हैं कि 1 लाख वैक्सीन रोज़ाना लगाई जाएँ। हाँ, और एक्सपो सेंटर में योमिया 50,000 वैक्सीनेशन की गुंजाइश भी बनाई जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे क्या इकदाम उठा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर सेहत सिंध ने तो कहा है कि 16 मई के बाद 40 साल से कम उम्र के अफराद भी वैक्सीन लगा सकेंगे। क्या तमाम एज ग्रुप के लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकेंगे? देखें, ये हमारे पहली बात आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास नॉर्मली ये सारे डिसीजंस हम NCOC में बैठ के करते हैं। जिनकी तरफ से ये था कि जी आप जब तक जो ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है जो बाहर निकलता है, जो आपकी इकोनॉमी को चलाता है, जो आपका लेबर क्लास है, जो आपका ऑफिस में जाता है, जो आपकी सरकारी मुलाजमतों में है, जो आपका डॉक्टर है, जो आपका टीचर है, आपका पुलिस में है, वो क्लास है जो जिसकी उम्र जो है वो 18 और 40 के या 50 के दरमियान है। तो वी हैव टारगेट देम सो दैट वो अगर जो है वो सेफ हो जाएंगे तो फिर यकीनन ठीक है, वो कम स्प्रेड का सबब होगा। और फिर हम ये हमारी पहले दिन से स्ट्रेस थी और NCOC के डिसीजन में फिर हमारे वज़ीर आला साहब ने भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये बात रखी कि हमें इसको फोकस करना चाहिए। और फिर हम 12 NCOC के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को स्ट्रेस करते रहते हैं कि आप इसकी वैक्सीनेशन की इजाज़त दें या इसकी रजिस्टर करवाएं, ताकि एक तो ये पता चले कि आपके पास कितने अफराद हैं जो इस बात के लिए विलिंग हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और दूसरा ये है कि हमें डिमांड का पता चलेगा, और तीसरी बात ये है कि यही सबसे बड़ा वल्नरेबल क्लास है जिसको हमें जो पहले टारगेट करना चाहिए। अच्छा, तो इसी पे हमारी ये बात हुई है और फिर हमें ये प्रिंसिपल बताया गया है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने आपको खुद जो कल हम जिस वैक्सीन सेंटर के इफ्तिताह के ऊपर बताया कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो हम इसकी रजिस्ट्रेशन जो अंडर 40 हैं उसकी रजिस्ट्रेशन खोल देंगे। अब चूंकि हमारे पास सप्लाई चेन वैक्सीन की सप्लाई जो है वो बेटर हो गई है, पीछे से हमें वैक्सीन मिलने के जो है वो ज़्यादा इम्कानात हो रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से भी और फिर कोवैक्स ग्रुप से भी, और फिर हमने कुछ जो एक्वायर किए हैं वो सारी मिला के तो फिर हमें जो है वो सोसाइटी का जो इस उम्र का तबका है उसको हम टारगेट करेंगे। अच्छा सोमरू साहब, नौजवानों को वैक्सीन लगाने के हवाले से NCOC या वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को कोई हिदायत जारी की हैं कि किस उम्र तक लगाई जा सकती हैं? ये बात हमारी प्रिंसिपली डिसाइड हुई है जिसको मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने बताया। तो हमारा पहले दिन से स्टांस ये है कि हम इस सोसाइटी के जो इस उम्र का अफराद जो है उनको टारगेट करेंगे, तब जाकर हम इस पेंडेमिक से छुटकारा हासिल हो पाएगा। ठीक है, सुमरा साहब बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि वैक्सीन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिंध के अंदर सबसे स्लो प्रोसेस चल रहा है, लोग वैक्सीनेट करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने जो खुद से वैक्सीन मंगवानी थी उस हवाले से वफाक से क्या बातचीत की है? टास्क फोर्स में ये डिस्कशन हुआ था और हम 12 इस पे आपके थ्रू हम लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को खास तौर पर ये बताते हुए आए कि जी वैक्सीन जो है वो एक इस वक्त दुनिया की प्रेशियस कमोडिटी है और उस प्रेशियस कमोडिटी को जो है वो सबसे पहले जो है उसको हासिल करना चाहिए था, उसको बुकिंग करवानी चाहिए थी, उसको दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके पास रिजर्व करवाना चाहिए था। और इसमें हम थोड़ी सी हमारी
जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोताही हुई है और इसको मानना चाहिए। लेकिन चलो अब हमारे पास हमारे ब्रदर मुल्क की तरफ से और कोवैक्स की तरफ से और फिर हमने अब जाकर थोड़ी एक्टिविटी दिखाई है तो हमें वैक्सीन्स जो मिल रही हैं। लेकिन ये जो आपने सिंध की हमने पहले दिन से कहा है कि आप हमें परमिशन दें, उस वक्त वो देना न देना ये इशू चलता रहा। फिर अब हम जो है वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी हमें आप ड्रैप हमें बता दे कि जी आप कितने पैसों कितनी कीमत पे जो वैक्सीन ले रहे हैं वो कीमत हमें बता दें तो हम उनको ऑर्डर प्लेस कर दें। अच्छा। या हम आपको पैसे दे देते हैं, अपनी जो सिंध का जो शेयर है उसमें से हम अपना पैसा दे देते हैं कि आप जो है वो हमारी तरफ से एक सर्टेन अमाउंट की जो वैक्सीन है जो सिंध के लिए खरीद कर लें। रेट आपके पास है, हमें नहीं पता, हम नहीं चाहते कि जी हम कोई और रेट लें, आप गवर्नमेंट की और किसी और रेट में कम रेट में हो, और ये हम नहीं चाहते। हम एक ही ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही विंडो हो जहाँ से आपने करनी है। सो वी रेडी विद एवरी ऑप्शन। अच्छा सोमरू साहब, क्या सिंध में अब वैक्सीन लगवाने के लिए 11-166 पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है? जैसे कि अजहर चेहो साहिबा भी कह रही थी कि अब अगर आपको जवाब मौसूल नहीं होता तब भी आप आके वैक्सीनेट हो सकते हैं। देखें, ये अभी सिर्फ 50 से ऊपर जो अफराद हैं, 50 साल से ऊपर वाले, उनके लिए वॉक इन किया गया है। वो अपने शनाख्ती कार्ड लेके वॉक इन करके आ जाएं और उनको वैक्सीन लग जाएगी। अच्छा। लेकिन अभी जो 50 से नीचे हैं वो 11-166 के थ्रू पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं, पिन लें और उस पिन के थ्रू जाकर अपने जो है वो वैक्सीन करवा सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि वैक्सीन के मरहलों को जितना आसान बनाया जाए। तो हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आप अगर इस एज लिमिट ब्रैकेट्स में आते हैं तो आप आ जाएं, हम आपको वैक्सीन जो है वो टाइमली कर सकते हैं और हम उसका पिन जनरेट कर लेंगे, आपको निम्स में रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अच्छा। सो हमारी सबसे बुनियादी कोशिश है, पहली और आखिरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों तो हम इस वबा से जल्दी छुटवा सकें। कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इशाल, तमाम सूबाई हुकूमतों को वफाक के साथ मिलकर ये फैसले करने हैं और वाकई ही अगर हम बात करें इसमें सबको एक यूनिट बनना है और एक यूनिट बन के लोगों को वैक्सीनेट करवाना है किसी भी तरह से। इस वक्त हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि तमाम जो इस वक्त हमारे मुल्क के शहरी हैं, बासी हैं, वो सारे के सारे वैक्सीनेट हो जाएं जल्द से जल्द, जितनी भी जल्द हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। हमजा, फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट है आम, और मुझे उसका शिद्दत से इंतजार है कि कब मार्केट में आएगा। आ तो चुका है लेकिन उस क्वालिटी का आम अभी तक मार्केट में नहीं आया जो मिर्जा गालिब खाते थे। हाँ, जो मिर्जा गालिब खाते थे। मीठा मीठा, लज्जत भरा। तो फिर आम के हवाले से हमारे पास खबर कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन ये तो है, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ ये खबर सुनकर कि अगर मेरे तक मीठे मीठे लज्जत भरे रसीले आम नहीं पहुँचे या फिर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं पहुँचे तो क्या होगा मेरे। हाँ, या कम पहुँचे या महंगे पहुँचे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। इतने बेहतरीन जो बादशाह है फलों का, उसको सिंध में आम के बागात में बीमारी फैल गई है जी, जिसके बाद इस साल सिंध भर में आम की मजमूई जो पैदावार है उसमें 15% तक कमी का खदशा पैदा हो गया। ये खुशी से हम आपको बात नहीं बता रहे हैं, हम खुद बहुत अफसरदा हैं। सिंध भर में मजमूई तौर पर 21,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर आम के बागात मौजूद हैं, जिनमें से 30% बागात सिर्फ मीरपुर खास ज़िला में है। हाँ। ताहम इब्तदाई दिनों में ही बागात पर बीमारी के हमले से आम की जो मजमूई पैदावार है उसमें 15% तक कमी जो है वो उसका खदशा पैदा हो गया। और सिंध में लगभग 154 से ज़ायद काश्तकार इस लजीज फल की काश्त और पैदावार में मसरूफ़ हैं, जिनमें से 40% काश्तकारों का ताल्लुक मीरपुर खास से ही है। और काश्तकार अपने बाग में लगने वाली बीमारी का अब तक इलाज सामने ना आने पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। उनको पता ही नहीं है कि इसका हल क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सिंध जो पार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़राए हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि आम के बागात में लगने वाली बीमारी हर माहिरीन की तहकीक उस पर जारी है। माहिरीन जो है वो तहकीक कर रहे हैं इस पर, लेकिन अभी तक जो है उसका तदारुक नहीं हो पा रहा है या हम उसको जान नहीं पा रहे कि ये बीमारी आखिर है क्या, ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तदारुक के लिए वो कह रहे हैं जी कि पेशरफ्त और हिदायत से काश्तकारों को जल्दी आगाह कर दिया जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा,
हमारा आम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इस पे हमारी एक्सपोर्ट्स का इन्हिसार भी होता है। फिर हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर ये फल महंगा हो जाएगा, मज़ीद वैसी बड़ी महंगाई है, बहुत परेशानी होगी। हम इसी पर बात करेंगे, सारी सूरत हाल है क्या। सरपरस्त आला फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये सिंध में जो इब्तदाई दिनों में ही बागात पर बीमारी के हमले की हम बातें सुन रहे हैं, मजमूई पैदावार की बात सुन रहे हैं कि 15% तक कमी का खदशा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट में हमें कितना नुकसान हो सकता है, हम कितने फिक्रमंद हमें होना चाहिए। जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया इसलिए कि मौजू बड़ा और रमज़ान और आम की बात हो रही है, किंग ऑफ फ्रूट है हमारा। बात ये है कि जो आपने बात की है कि मैंगो के अंदर जो सिंध के अंदर इश्यूज आ गए हैं डिजीज़ के, तो बात ये कि ये तो आज की बात हम नहीं कर रहे। डिजीज़ तो हर साल ही आ रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है। पिछले साल भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, सिंध के ऊपर भी और पंजाब में भी। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तान की टोटल जो प्रोडक्शन है वो 18 लाख मेट्रिक टन है। 18 लाख मेट्रिक टन है, जिसका जो शेयर है सिंध का वो 29% शेयर है। उसके बाद फिर पंजाब का। हमारी जो विंडो है इंशाल्लाह ताला इस साल जो हमारी एक्सपोर्ट जो ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने आज से 7 साल पहले तारीख रखी थी कि इससे पहले 20 मई से पहले आम एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। इस साल हमने उस डेट को बदल के 25 मई रखा है। उसकी वजह क्या है कि हमने तारीख क्यों रखी और आगे क्यों बढ़ाई है? उसकी मेन वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम आगे की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से जो है ना डिजीज इम्पैक्ट कर रहा है कि सर्दियां आगे की तरफ जा रही हैं, गर्मियां देर को शुरू हो रही है पूरे पाकिस्तान का। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कह रहे हैं। आज हम नहीं बात कर रहे कि ये आज डिजीज आ गया है आम का और ये फसल कम हो गई। तो अगर हम 5-6 साल अगर आप हमारी रिपोर्टिंग भी देखें तो हर साल हम यही बात कर रहे होते हैं। बात ये कि हमारे यहाँ मसला क्या है और इसके ऊपर हल क्यों नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई इंस्टीट्यूट अगर है तो वो काम नहीं हो रहा। तो ये 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे की जिम्मेदारी है। हमारा आम 29% जो है वो सिंध में लगता है, 1% खैबर पख्तूनख्वा में और 70% जो आम है हमारा पंजाब में। सबसे बड़ा जो मेजर है वो पंजाब में है, मगर वहाँ की भी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं आ रही कि फसल के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पे भी जो शुरू में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी मगर अब जो है काफ़ी कम आम हुआ है। जो वो भी मैं ये समझता हूँ कि अभी तो सीजन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है पंजाब का, जो जाके 10 जून के और एंड ऑफ जून में जो वैरायटियां जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मगर सिंध की जो मेन वैरायटी है। अच्छा सर, ये आप कह रहे हैं कि पंजाब की जो आम की पैदावार है वो भी खासी मुतासिर हुई है। क्या जो बीमारी आप कह रहे हैं वो पंजाब के आमों के ऊपर भी वही असरअंदाज हो रही है? जी, पाकिस्तान में तो यही जो सिंध के साथ ही हमारा पंजाब शुरू हो जाता है, उसी बेल्ट के साथ आम लगा हुआ है, नईम यार खान से शुरू होता है। तो जाहिर बात है वो डिजीज फ्लाई हर जगह करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वारंटाइन सिटी तो सिटी है नहीं कि ये चीज़ वहाँ ना जाए, उससे वो मूवमेंट चली जाती है, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट है। तो वही कल ही मैं अपने पंजाब के किसानों से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा अगर ये 20 दिन पहले अगर आप मेरे से कर रहे होते तो मैं बड़ा ये कह रहा होता कि फसलें बड़ी ज़बरदस्त हैं पंजाब की भी और सिंध की भी, कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर अभी भी अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से पंजाब की फसल को खास कर, तो वो भी बेहतर है। मगर देखें, हमारा जब तक सीजन स्टार्ट ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए, तो जब तक हम यही कहते हैं कि इम्पैक्ट कैसा आज प्रोडक्शन में हुआ है, खुदा ना खास्ता आंधियाँ आ जाती है, तूफान आ जाता है, बारिशें आ जाती है, तो ये 2-3 दिन में भी इसकी जो है प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह 16-17 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान का सर्वे कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट टारगेट्स क्या होंगे इस साल और हमारे जो आने वाला सीज़न है इस पे हमने कितनी एक्सपोर्ट करनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी। ऑलरेडी मिनिस्ट्री को नेशनल अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हमने 5 साल का प्लान दे दिया है अपने मैंगो की एक्सपोर्ट का। ठीक है, एक्सपोर्ट टारगेट्स को जो है अभी आप उनका जो है ना को तयन करेंगे। सर, आम की पैदावार की तो हम बात कर ही रहे हैं और इस हवाले से हम किन्नू की भी बात करते हैं। किन्नू के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आई, 4,60,000 टन किन्नू जो है वो बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा हुआ। कैसे ये मुमकिन हो पाया? आप लोग कितने मुतमईन हैं? मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है सर? देखिए जी, किन्नू का सीज़न तो हमारा ख़त्म हो चुका है।
बात है कि ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है जो आज तक पाकिस्तान से कीनू की नहीं हुई, और इसका जो क्रेडिट जाएगा एक्सपोर्टरों को, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से पूरे 40 मुल्कों में एक्सपोर्ट की है। मगर बात ये है कि एक्सपोर्ट तो की है मगर हमें रिकॉर्ड लॉसेस भी हुए हैं अपने एक्सपोर्टरों को। अच्छा। और बात ये कि इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने हमारी हेल्प आउट भी की है इस टारगेट को पहुंचने के लिए, जहाँ पे मसले तो वो हल भी की है। जो लॉसेस हुए हैं हमारे, ज़रा मैं 3 बातें उसमें कहूँगा कि लॉसेस क्यों हुए। 3 पॉइंट्स है। पहली बात ये कि शिपिंग लाइन के फ्रेट जो है 100 से 200% इंक्रीज हुए। वो खैर पूरी दुनिया ग्लोबली एक इम्पैक्ट था कोविड की वजह से जो आपके इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि इसलिए कि आपकी जो जहाज़ की मूवमेंट भी कम हो गई थी। जो ट्रांजिट टाइम जिसका जब हम सफ़र कहते हैं कि जो 25 से 30 दिन, मैं मिसाल रशिया की दूंगा क्योंकि सबसे बड़ी जो मंडी है आज पाकिस्तान की वो रशिया है, वो कम से कम हमारा जो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम था पिछले साल 25 से 30 दिन, इस साल क्या हुआ 40, 45, 50 दिन। इसी तरह दुनिया के हर मुल्कों में ये इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, क्या हुआ कि मैं मिसाल है कि मेरा इंपोर्टर ने 10 कंटेनर का वीकली ऑर्डर किया है। कभी क्या हो रहा है कि वो वीकली 20 कंटेनर अराइव हो गए, और क्या हुआ मार्केट में इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि वो देखे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट रन होती है। ज़्यादा कीनू पहुंचा तो मार्केट साथ नहीं दे सकी, कि फिर वहाँ लॉसेस हुए। और तीसरा लॉसेस जो हमें हुआ है कीनू में, कि आपको पता है जब कीनू का सेल स्टार्ट हुआ तो 168 की करेंसी थी कि, और जब हम काम करते हैं तो हमारे जो पैसे हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद पैसे आना शुरू होते हैं हमारे पास। तो क्या हुआ, जो 168 हमारी करेंसी थी स्ट्रांग होने के बाद वो 152 पे आके खड़ी हुई, तो वहाँ पे भी हमारे बड़े लॉसेस हुए। मगर हमारे लॉसेस होते हुए भी हमने अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, क्योंकि हमें इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इस पे जो हमारा किसान ने भी बड़ी मेहनत करके प्रोडक्ट उगाता है, किसान को पूरे पैसे मिले, सबको पूरे पैसे साहब, आप ये भी बताइएगा कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो किन्नू की फसल थी वो बहुत अच्छी हुई, हम लोगों ने एक्सपोर्ट बहुत किया और रिकॉर्ड हमने उसमें कायम किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपने मुल्क में हमारे उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे ही फसल ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, फिर भी कीमतें वहीं पर बरकरार रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है ये, तो मैं मेरे ख्याल से 10 साल से जवाब दे रहा हूँ, खासकर रमज़ानों के अंदर, कि कीमतें क्यों बढ़ती है। अगर मैं मंडी का रेट से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि मंडी का रेट अगर मिसाल है 50 रुपए की कोई चीज़, हम केले की बात कर लेते हैं, 50 रुपए का केला बिक रहा है। जब वो रिटेल में, कराची में रिटेल में आता है तो वो 100 रुपए का भी बिक रहा होता है, वो 120 का भी बिक रहा हो रहा है, वो 130 का भी बिक रहा होता है। कोई रेट जो हुकूमत की तरफ से, जो कमिश्नर की तरफ से निकलते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? अगर रिटेल अगर 20 से 50 से 100 से लेके 150% प्रॉफिट रखेगा तो फिर यही हाल होगा। मगर ना वो मिडिल, ना वो होलसेलर को मिलता है पैसे, ना वो ग्रोवर को मिलता, वो रिटेलर प्रॉफिट ले जाता है। वो हर जगह सिटी की जिम्मेदारी है जो रेट बढ़ने की, खासकर रमज़ान में। माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है और हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, आएगा तो फिर हम रेट बढ़ाएंगे। तो यही सेल है। अगर मैं नॉन मुस्लिम कंट्री की आप बात करूं, यूके की बात करूं या कनाडा की बात करूं, वहाँ पे सेल लग जाती है कि रमज़ान आ गया है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम इसका इंतजार करते हैं कि आएगा तो हम इसी। बिल्कुल ठीक है वहीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरीके से हमें आम के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं, फिर पंजाब के अंदर जो 70% पैदावार हो रही है आम की, उसको भी हमें देखना है कि वो बिल्कुल साथ, सही बात कर रहे थे, बेल्ट क्योंकि साथ ऐसे इनके साथ लगती है जहाँ पर वो लगता है। तो अब उम्मीद करेंगे कि जो फलों का बादशाह हम तक सस्ता पहुंचेगा, अच्छा पहुंचेगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।